देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीच सहकारी गन्ना चीनी मिल समिति के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण आज किया जाएगा। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे। चीनी एवं गन्ना उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। चीनी एवं गन्ना उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी इसमें शामिल होंगे। राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता के विजेताओं को इसमें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ उत्पादन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गन्ना किसानों को प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि लोक भवन सभागार में ये जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। लखनऊ से ही खबर है, जहां आपको बता दें कि स्टाफ नर्सों की नियुक्ति पत्र आपको बता दें कि यहां पर वितरित करने का कार्यक्रम है। स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ बांटेंगे। नव चयनित 1442 स्टाफ नर्सों को यहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, SGPGI डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसके साथ ही आयुर्विज्ञान संस्थान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में ये कार्यक्रम होगा। प्रदेश के कई राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ये कार्यक्रम जो कि आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को भी लेकर तैयारियां, स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र यहां बांटा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बांटेंगे। नव चयनित 1442 स्टाफ नर्सों को यहां नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लखनऊ से ही खबर आपको बता दें, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हरदोई दौरा है। आपको बता दें, जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही सुबह 10:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, ये जानकारी मिल रही है। संडीला में बुध इंटर कॉलेज में जनसभा होने वाली है। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तो क्या कुछ कार्यक्रम आज का रहने वाला है डिप्टी सीएम का, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संडीला में बुध इंटर कॉलेज में जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें वो शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें तमाम तरीके के दिशा निर्देश यहां ब्रजेश पाठक के द्वारा दिया जाएगा। तो हरदोई ये दौरा है, आपको बता दें, जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है सुबह 10:30 बजे का वो समय जब जनसंवाद करते नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का गोंडा और अयोध्या दौरा आज है। गोंडा में जिला कार्यालय का लोकार्पण करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। वहीं सुबह 10 बजे नवनिर्मित अटल स्मृति द्वारा आपको बता दें कि कार्यालय का लोकार्पण यहां पर किया जाएगा। सुबह 11:15 पर संपूर्णानंद हॉल में मोर्चा सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे की बात कर ली जाए तो अयोध्या के गोसाईगंज में वो प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम आज भूपेंद्र चौधरी का रहने वाला है, उसकी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गोंडा और अयोध्या यानी कि 2 जिलों के दौरे पर वो रहने वाले हैं। 2024 के लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जहां गोंडा में जिला कार्यालय का लोकार्पण करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो वही आपको बता दें कि सुबह 10 बजे नवनिर्मित अटल स्मृति द्वारा इस कार्यालय का लोकार्पण किया जाएगा। सुबह 11:15 पर संपूर्णानंद हॉल में मोर्चा सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। तो सीतापुर से खबर है, जहां सपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, आपको बता दें प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 2024 चुनाव को लेकर कार्यकर्ता को ट्रेनिंग वो देते नजर आएंगे। सपा कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव संबोधित भी करने वाले हैं। पहले दिन शिविर में शिवपाल यादव ने शिरकत की थी। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा था। बीजेपी को शिवपाल यादव ने असुरों की पार्टी भी बताया था।
साथ ही साथ नैमिषारण्य की धरती असुरों के संग्राम के लिए जानी जाती है। शिविर में असुरों से निपटने के लिए यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ऐसा शिवपाल यादव ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ता असुरों का संहार करने का अब काम करेंगे। तो बिजनौर से खबर, जहां आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि कई जनसभा जिसको संबोधित वो करने वाले हैं। समरसता अभियान के तहत कई कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। धामपुर हो, नहटौर हो, यहाँ पर कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष ने किसान मजदूरों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। अब मिनट टू मिनट भी कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि क्या कुछ कार्यक्रम जयंत चौधरी का रहने वाला है। अब आप देखिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम। सुबह 11 बजे रायपुर बेरी साल में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे फजलपुर में कार्यक्रम में हिस्सा वो लेंगे। दोपहर 1 बजे मंडावर में कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। वहीं दोपहर 2 बजे की बात कर ली जाए तो इनामपुरा में ग्रामीणों से वो संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे मुदफरा में ग्रामीणों से संवाद करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि शाम 4 बजे बेगावाला कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शाम 5 बजे की बात कर ली जाए धामपुर और नहटौर में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है जयंत चौधरी का, मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे फजलपुर में कार्यक्रम है जिसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे मंडावर में कार्यक्रम में शिरकत वो करेंगे। दोपहर 12 बजे इनामपुरा में ग्रामीणों से संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे की बात मुदफरा में ग्रामीणों से संवाद किया जाएगा। वहीं शाम 4 बजे बेगाबाला कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का मामला ये है। 2 बाघों की मौत मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। घटना की जांच के लिए सीएम योगी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने वन मंत्री एसीएस 1 से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। दुधवा नेशनल पार्क जाकर जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। मामले की जांच कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। तो बाघों की मौत पर एक्शन मोड पे सरकार आ गई है और इस पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट सौंपने की उन्होंने बात कही है। तो आपको बता दें कि 2 बाघों की मौत यहां पर हो गई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया। घटना की जांच के लिए उन्होंने आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी ने वन मंत्री एसीएस 1 से रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर मांगी है। साथ ही साथ दुधवा नेशनल पार्क जाकर जांच करने के यहां पर आदेश जारी कर दिए हैं। मामले की जांच कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के यहां निर्देश दे दिए गए हैं। तो कब तक रिपोर्ट दी जाती है देखना होगा, लेकिन यहां जिस तरीके से बाघों की मौत हुई, 2 ऐसे बाघ जिनकी मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लिया और घटना की जांच के लिए उन्होंने आदेश दे दिए हैं। तो अगली खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कृष्णानगर स्थित समोसे की दुकान पर पहुंची, जहां उन्हें देखकर लोगों का मजमा लग गया। आपको बता दें कि उन्होंने दुकान से समोसे खरीदे और खुद भी खाया और स्थानीय लोगों को भी खिलाया। साथ ही उनके साथ बैठक बातचीत भी की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, आज आपके यहाँ सांसद जी आई थी स्मृति ईरानी, आपके यहाँ चाय पिया, समोसा खाया दुकान पे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा। मैं दीदी स्मृति ईरानी जी हमारी दुकान पर आई थी और सभी कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से चाय समोसा वितरित किया और भाइयों बहनों और महिलाओं सभी लोगों से मिलकर अच्छे से। क्या लगता है बीजेपी सरकार, बीजेपी ने इस बार कितना काम किया अपने यहाँ? हमारे यहाँ बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या लगता है दौरे को लेकर के 2024 में कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ है, ऐसा लगता है 2024 के इलेक्शन में कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं रहे।
वहीं सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधान सभा के वेलकम मैरिज हॉल में बीजेपी की टिफिन बैठक हुई और इस दौरान पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो गए। आप लोग रोज कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, इस 9 वर्ष के कार्यकाल को किस तरह से देख कर कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार हो या ऐसी सरकार है जो हर महीने हर साल जनता को अपना हिसाब देते हैं। आपने हमको प्रचंड बहुमत से चुना है तो हम क्या कर रहे हैं। जब 1 साल पूरा हुआ था 2014 के बाद, तब से ये परंपरा शुरू हुई और हर साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार अपनी जवाबदेही समझते हुए जनता को सरकार के कामों से अवगत कराती है। संयोग ये है कि अब 9 साल पूरा हो चुका है, 10वें साल लोकसभा के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, तो जब जनता के बीच जाएंगे तो 9 साल में लगातार दूसरे कार्यकाल में हमारी मोदी सरकार ने जो काम किए हैं देश के विकास के लिए, देश की संस्कृति और उसका गौरव बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए, कोविड जैसी महामारी के लिए से निपटने के लिए, श्री राम जन्मभूमि का सैकड़ों साल पुराना विवाद समाप्त करने के लिए, जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 जैसी ऐतिहासिक समस्या को ख़त्म करने के संदर्भ में, दिव्य भव्य कुंभ के बारे में, देश के पर्यटन स्थलों के सुंदरीकरण के बारे में, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे उज्जैन का महाकाल लोक हो, चाहे सबको बिजली उपलब्ध कराना, सबको गैस उपलब्ध कराना, किसान सम्मान निधि देना, सबको आवास, सबको शौचालय, तो ये सारी बातें ले करके इस पूरे 1 साल 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और अब से लेकर लोकसभा चुनाव तक हम जनता के बीच जाएंगे। उसी को लेकर ये महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, प्रबुद्ध सम्मेलन। आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बात करती है। पहले प्रयागराज, अब लखनऊ, वो भी कोर्ट में जज साहब को कुर्सियों के नीचे छिप जाना पड़ रहा है, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया? विपक्षी पार्टियां लगातार हमला। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में जन सामान्य से अगर पूछेंगे कि आप 2017 के पहले कितना सुरक्षित महसूस करते थे और अब कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, तो बेटियां कहेंगी कि अब हम रात को 12 बजे भी कहीं आ जा सकते हैं। कोई आदमी दुकान का शटर में ताला लगाना भूल भी जाए तो अब दुकान लुटती नहीं है, किसी का ज़मीन मकान कब्जा होता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश अपनी कानून व्यवस्था के लिए नज़ीर बन चुका है और जो देश की जनता की संपत्ति नष्ट करने वाले जो हिंसक आंदोलन हुआ करते थे, उनके खिलाफ योगी जी की सरकार ने जो कार्रवाई की, आज वो मध्य प्रदेश और दूसरे सरकारें भी और कई कांग्रेस शासित सरकारें भी उसको एडाप्ट कर रही हैं। चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे अतीक रहे हों, सारे माफियाओं का जो गिरोह चलता था उत्तर प्रदेश में, वो सब समाप्त हो गया है। अब ये कुछ ऐसे संगठित अपराधी हैं जिन्होंने लोगों के जवान बेटों को मारा है, किसी के बाप को मारा है। कई सारे लोगों के मन में उनके प्रति जो है प्रतिशोध की आग धधक रही है। कई बार लोग मौका खोजते हैं। अब वो कचहरी का अवसर था, वकील के भेष में कोई आया था, लोग सुरक्षा कर्मी भी शायद समझ नहीं पाए, उनको लगा कि कोई वकील होगा, ऐसी घटना हो गई, लेकिन उसकी भी जांच हो रही है। प्रयागराज की घटना की भी, इस घटना की भी जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कहां से चूक हुई है व्यवस्था में, जो भी जिम्मेदार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। ये थे पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, जिन्होंने अखिलेश यादव के 80 सीट वाले बयान पर कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। इनके सपने मुंगेरी लाल के सपनों की तरह ही है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। नैमिषारण्य धाम एक है, यहाँ तो पवित्र धाम है ही, और जब लोग चारों धाम करके यहाँ पर आते हैं, बिना यात्रा अधूरी रहती है, यहाँ जब तक पूरा नहीं कर दिया जाता है। और ये सही है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को। वहीं आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आपको खबर बताते हैं, जहां जीवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, शूटर विजय ने पुलिस को अहम इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। आरोपी विजय यादव ने कई बार बयान बदले। विजय ने अशरफ से मुलाकात का जिक्र इस दौरान किया। अशरफ ने जीवा की हत्या की सुपारी दी थी, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही अशरफ के भाई को परेशान करता था जीवा। काठमांडू में दोनों की हुई थी मुलाकात। अशरफ के दोस्त ने ही
वकील की ड्रेस दी थी, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन यहां कई नए खुलासे सामने आए हैं। जहां आपको बता दें कि अशरफ के दोस्त ने ही वकील की ड्रेस दी थी, ये जानकारी मिल रही है। तो जीवा हत्याकांड से जुड़ा ये मामला है और इसकी लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। शूटर विजय ने इस दौरान पुलिस को अहम जानकारी दी। अब देखिए, आरोपी विजय से ने कई राज उगले हैं। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने क्या सवाल पूछा, उसके बाद क्या कुछ जवाब दिया गया। देखो, पुलिस ने पूछा कि जीवा को किसने और क्यों मरवाया। विजय ने इस दौरान कहा, अशरफ ने कहा था कि उसके भाई टिफ को जेल में जीवा बेहद परेशान करता था, मार दो 20 लाख देंगे। पुलिस ने कहा, कहां मिले थे अशरफ से, किससे मुलाकात कराई गई थी। तो विजय ने कहा, अशरफ से एक दोस्त ने काठमांडू में मिलवाया था, 2 दिन वहां रुका। पुलिस ने कहा, असला किससे मिला। तो विजय ने कहा, अशरफ के एक दोस्त ने मुझे दिया था। पुलिस ने पूछा कि जीवा को कभी देखा नहीं था तो पहचाना कैसे। विजय ने कहा कि अशरफ के आदमी ने ही वकील की ड्रेस दी, वो ही कोर्ट तक लाया। पुलिस ने कहा, कोर्ट के अंदर कैसे गए। विजय ने कहा, हथियार देने वाले आदमी ने ही अंदर पहुंचाया और जीवा को दिखाया। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि इसके अलावा क्या और कोई भी साथ में है। तो विजय चुप इस दौरान रहा। पुलिस ने कहा, कितने असले तुम्हारे पास थे। तो विजय ने कहा, जो था वह हत्या के बाद पुलिस ने छीन लिया। पुलिस ने कहा, घर वाले तो कहते हैं कि तुम काठमांडू कभी गए ही नहीं। विजय ने कहा, उन्हें क्या पता हम कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। वहीं पुलिस ने कहा, कितने रुपए मिले थे एडवांस में। तो विजय ने कहा, अभी केवल 5,000 रुपए ही मिले थे। पुलिस ने कहा, लखनऊ कब आए थे। विजय ने कहा, जून में ही लखनऊ आ गया था। पुलिस ने कहा, घर वाले तो कह रहे थे कि 11 मई को गांव से गए थे। तो विजय कहा, सही कह रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं धर्मांतरण के गाजियाबाद मॉड्यूल को लेकर, जहां पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई तेज है, तो वहीं इसको लेकर बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है। मामले में स्वामी दीपांकर धर्मगुरु ने यह कहा है कि मैं इसको एक भयानक षड्यंत्र की तरह देखता हूं, जो हिंदू बच्चों के बचपन से खेला जा रहा है। आयातें पढ़ने पर आप किसी को स्टेज जीता देते हैं, क्या ये उचित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता इसमें कोई एक व्यक्ति होगा, इसमें बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसके तार देश और विदेश दोनों से ही जुड़े हुए हैं। मैं इसको एक भयावह षड्यंत्र की तरह देखता हूं, जो हिंदू बच्चों के बचपन से खेला जा रहा है। आयतें पढ़ाने पर आप किसी को स्टेज जिता देते हैं, क्या ये उचित है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एक व्यक्ति होगा। मैं समझता हूं कि एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसके तार देश और विदेश में भी हो सकता है। वरना कौन कहता है कि मैं कुछ बच्चों को दुबई लेकर जाना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आने जाने का किराया हमारा, रहने का सारे साधन हमारे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत 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 भयावह है। और बहुत बहुत साधुवाद गाजियाबाद पुलिस को, जिसने बहुत अच्छा और ब्रिलियंट काम किया। आई होप सो कि इसकी जांच बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी करे। अभी जितना मैं समझ पाया हूँ कि आईबी और पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, और इन फ्यूचर अगर एनआईए इसकी जांच करती है तो इसकी गंभीरता को हर व्यक्ति को देखना चाहिए और समझना चाहिए, और हर माँ बाप को भी अपनी जिम्मेदारी कम से कम समझनी चाहिए। ये वहीं गाजियाबाद धर्मांतरण केस में गुजरात के एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन पर बताया कि यह धर्मांतरण का बड़ा रैकेट है, जो अलग अलग राज्यों में फैला है। केवल महाराष्ट्र के मुंब्रा शहर में ही 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। हालांकि इस संबंध में जब हमने गाजियाबाद पुलिस के जांच अधिकारी सहदेव सिंह से जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। किसी को कहा कि क्या सूचना मिली है वही बता पाएंगे। आगे जांच अधिकारी सहदेव सिंह ने ये बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। वहीं गाजियाबाद पुलिस मुंब्रा शहर में तलाश कर रही है। अभी तक किसी भी मुंब्रा से गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे प्रकरण में हमारी जांच जारी, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह ने इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी है, अब आपको सुनवाते हैं।
गाज़ियाबाद पुलिस अब धर्मांतरण मामले में मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। आरोप है कि 400 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है और इसी धर्म परिवर्तन मामले में अब गाज़ियाबाद पुलिस ने मुमरा पुलिस स्टेशन आकर के आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें, गाज़ियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन जो है ज़रिए से लोगों को धर्म परिवर्तन करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ़्तार किया गया था। इस आरोपी का नाम अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी था, जिसकी गिरफ़्तारी के बाद पुलिस को दूसरे आरोपी का नाम पता चला, जिसका नाम शाहनवाज़ खान था। शाहनवाज़ खान जो कि मुमरा का रहने वाला है और भद्दो जो है उसे कहा जाता था। और भद्दो के निवास पर, जिस हाजिया बिल्डिंग में वो रहता था, वहाँ पर छापेमारी की गई। जिस छापेमारी में पुलिस को मालूम पड़ा कि वो लगभग कुछ दिनों से फ़रार है और अपने परिवार, जिसके परिवार में 4 लोग हैं, अपने परिवार के साथ कहीं भाग गया है। और जिसके बाद पुलिस ने आज मुमरा पुलिस ने जो शाहनवाज़ खान आरोपी है उसकी माँ को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनकी माँ पूछताछ के लिए नहीं आई। फ़िलहाल अब ये देखना है इस पूरे मामला को लेकर किस तरीके से रुख मोड़ता है। क्या वहीं गाजियाबाद से खबर जहां एक महिला ने दूसरी महिला का गला काटा है। आपको बता दें कि गला काटने के बाद आरोपी महिला फरार हुई। वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी महिला को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने 3 टीमों का गठन इस दौरान किया। कविनगर इलाके के गोविंदपुरम का यह पूरा मामला। तो अलीगढ़ से खबर जहां कपड़ा व्यापारी की पिटाई का वीडियो वायरल है। आपको बता दें कि होटल के रूम में मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ। निवस्त्र कर बेल्ट, लात, घूसों से यहां व्यापारी को पीटा गया है। व्यापारी का गला दबाकर हत्या का भी प्रयास किया गया। पीड़ित की पत्नी ने नामजद युवाओं पर आरोप लगाया है और आपको बता दें कि 5 दिनों से कपड़ा व्यापारी का सुराग नहीं लग सका है। दिल्ली गेट के नगला मसानी का निवासी ये बताया जा रहा है पीड़ित। बुलंदशहर से खबर जहां भोरा आश्रम के साधु हरिहर स्वरूप पर फायरिंग की गई है। आपको बता दें, फायरिंग के बाद आरोपी साधु को धमकी देकर फरार हो गया। पीड़ित साधु ने थाना ककोड़ पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो साधु पर यहां फायरिंग की गई। हालांकि बालबाज ये साधु जो है वो बच गया है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई। पुलिस मौके पर पहुंची। अब इसके बाद पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अमेठी में ऑर्केस्ट्रा में तमंचे पर डिस्को करते हुए युवक हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आए। हर्ष फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वह जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के उत्तर गांव के रामपुर गांव का वायरल वीडियो ये बताया जा रहा है। ये वायरल वीडियो अब आप देखिए। हर्ष फायरिंग करते हुए युवक यहां नजर आ रहा है। हालांकि ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल भी हो रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है देखना होगा। लेकिन इस तरीके का ये पहला वीडियो नहीं है। कई ऐसे वीडियो जो कि अक्सर सामने आते हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार इस तरीके की जो हर्ष फायरिंग यहां पर की जाती है शादियों में, फंक्शंस में, कब रुकेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।